हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। राम राम साथियों। आज हम फिर से अपनी क्लास चालू करते हैं। देखिए, मार्च अप्रैल के सब महत्वपूर्ण दिवस। मार्च अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस जिसमें शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरव दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस या कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। हेलो नमस्कार राम राम गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम ज्योग्राफी की तीसरी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें अपन ने ज्योग्राफी परिचय पढ़ा था फर्स्ट में। दूसरी क्लास में राजस्थान स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा की थी। कुछ टॉपिक रह गए थे, उसको आज दोबारा से पढ़ शुरू करते हैं। जैसे अपन ने स्थिति विस्तार में कल पढ़ा था कि ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति पढ़ी थी। अपन ने पढ़ा था कि ग्लोब पर अक्षांशीय देशांतर रेखाएं देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण को खींच जाती हैं। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व को खींच जाती हैं। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को कटिबंध बेल्ट पीटी कहा जाता है और दो देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी को गौर कहा जाता है। देशांतरीय व अक्षांश रेखाओं के जाल को ग्लोब पर ग्रिड कहा जाता है। इतना अपने कल चर्चा की थी और भी काफ़ी चर्चाएं की थी, लेकिन आज और आगे शुरुआत करते हैं। जैसे देखते हैं अपन ग्लोब पर चलते हैं। बिल्कुल ये अपन का ग्लोब बनाया था अपन ने। ये अपन ने देशांतर रेखा खींची थी। इसके बाद ये खींची थी भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा है। इसे नाम दिया गया था 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसे दिया गया था देशांतर रेखा। साढ़े 82 डिग्री। इसे समय निर्धारण रेखा भी कहा जाता है। ये देशांतर रेखा भूमध्य रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो काल्पनिक रेखाएं होती है दिखाई नहीं देती हैं हमें। और इस ग्लोब पर हमने पढ़ा था कि ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति की थी हमने। ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति देखी तो राजस्थान पर यहाँ था। राजस्थान बनाया था हमने कल यहाँ पर। ये राजस्थान का स्थिति देखी थी अपन ने। लेकिन आज आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। एक ग्लोब और लेते हैं अपन। ये रेखा खींची अपन ने देशांतर रेखा। ये खींची भूमध्य रेखा। यह एशिया में है। एशिया में राजस्थान की स्थिति। एशिया में राजस्थान की स्थिति हमने देखी थी। तो यहाँ पर थी, जिसमें ये दिशा है उत्तर, ये दिशा है उत्तर, ये दिशा है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पश्चिम, यह है पूर्व। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति देखी थी अपन ने। तो अपन ने देखी थी ये दशा उत्तर है, यह है दक्षिण, यह है पश्चिम, यह है पूर्व, यह है पूर्व। तो अपन को एक ट्रिक बताई थी मैंने, पप्पू याद दिलाया था आपको। पप्पू से आता है पहले पे, तो पे का मतलब पश्चिम, पू का मतलब पूर्व। तो अपन देखते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान की एशिया महाद्वीप में राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान पश्चिम से दक्षिण दिशा में स्थित है। एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप
में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम में। एशिया महाद्वीप में राजस्थान दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है दक्षिण पश्चिम दिशा में। इसके बाद आता है अपना दूसरा ग्लोब आता है, ये वो आता है भारत में राजस्थान की स्थिति। भारत में राजस्थान की स्थिति। तो अपन भारत में राजस्थान से देखते हैं, यह देशांतर रेखा, यह भूमध्य रेखा, यह उत्तर दिशा, यह दक्षिण, यह पश्चिम और यह पूर्व। तो इसमें राजस्थान अपन का यहाँ पर स्थित है। राजस्थान की स्थिति इसमें उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो भारत में राजस्थान की स्थिति स्थित है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा। देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा। देशांतर रेखा 82.5 डिग्री समय निर्धारण रेखा कहते हैं इसे। और ये अक्षांश रेखा होती हैं। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींच जाती हैं। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींच जाती हैं। ग्लोब पर राजस्थान स्थित है उत्तर पूर्व में स्थित है, लेकिन एशिया में राजस्थान पश्चिम दिशा में, पश्चिम दक्षिण में स्थित है। और भारत में राजस्थान स्थित है पश्चिम उत्तर पश्चिम में। राजस्थान भारत में स्थित है। ये हो गई अपनी राजस्थान की स्थिति ग्लोब पर। आगे देखते हैं हम। अपन ने कल ग्लोब बनाया था जिसमें ये खींची बंद देशांतर रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं बनाई थी अपन ने कल। फिर खींची थी अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींच जाती हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को कटिबंध, बेल्ट, पेटी कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को गोल कहा जाता है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, ये देखो, यह है अपन का ग्लोब। ग्लोब पर ये हो गई देशांतर रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं। अब देखिए यहाँ पर दो देशांतर रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं, ये है अपन की देशांतर रेखा, जिन्हें अपन घोर कहते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था। दो देशांतर रेखाओं को घोर कहा जाता है। तो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है बताया। फिर अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच की मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? कटिबंध, बेल्ट, पेटी। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर है। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111.33 किलोमीटर है। तो अपन देखा था कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितने हैं? 111.32 किलोमीटर।
111.32 किलोमीटर दूरी है दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी है 111.13 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए आप, आज अपन ने पढ़ा था कि ग्लोब पर राष्ट्रांक स्थिति देखी थी अपन ने, देशांतर रेखा खींची थी, देशांतर रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर खींची, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची थी, पश्चिम से पूर्व की ओर अक्षांश रेखा खींच जाती हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को गौर, पेटी, बेल्ट, कटिबंध ये नाम दिए गए थे, जिसमें दो देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी तो गौर कहलाती है और दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी कटिबंध, बेल्ट, पेटी कहलाती है। दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी को 111.13 किलोमीटर है, जबकि दो देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर है। इसके बाद आगे चले थे अपन, आगे देखा था एशिया में राजस्थान की स्थिति। एशिया महाद्वीप में राजस्थान पश्चिम दक्षिण दिशा में स्थित है या दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके बाद पढ़ा था अपन ने भारत में राजस्थान की स्थिति। भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह अपन ने राजस्थान की स्थिति पढ़ी थी। और आगे पढ़ते हैं हम, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ले लिया, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये हुआ अपन का ग्लोब। अब एक बार दोबारा रिवीजन कीजिए। अपन ने ग्लोब बनाया है, ग्लोब पर देशांतर रेखाएं खींची, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण को खींच जाती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींच जाती हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कटिबंध, बेल्ट, पेटी कहलाती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी गौर कहलाती है, और जबकि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर है और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111.13 किलोमीटर है। अच्छा, ठीक है। और अब देखो आगे, कुल देशांतर रेखा है, कुल देशांतर रेखा और कुल अक्षांश रेखा है, कुल अक्षांश रेखा। कुल देशांतर रेखाएं 361 होती हैं, कुल अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, यह है अपन का दोबारा से ग्लोब। यह है अक्षांश रेखा या 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा, या कौन सी है, भूमध्य रेखा। इससे ऊपर चलते हैं, इससे ऊपर जाते हैं तो ये आती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और एक नीचे आते हैं तो इससे नीचे आती है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा नाम जाना जाता है, जबकि 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश रेखा इसे कर्क रेखा भी कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह है अपन की भूमध्य रेखा, यह अपन की देशांतर रेखा। ये भूमध्य रेखा के, ये जो अपनी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है, इसलिए इसे कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा। यह दक्षिणी भाग में स्थित है, इसलिए इसे कहते हैं 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा। इसका नाम है मकर रेखा, इसका नाम है मकर रेखा। अब अपन देखिए आगे, ये समझ आ गई होगी यहाँ पे कि
उत्तरी अक्षांश रेखा क्यों कहें कि भूमध्य रेखा यह है देशांतर रेखा, ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है कौन सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा का नाम दिया गया था। और जबकि भूमध्य रेखा दक्षिण भाग में स्थित है कौन सी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, इसे मकर रेखा नाम दिया गया था। इससे आगे और चर्चा करते हैं। हो गया, चलो आगे देखते हैं। अब एक बार रिवीजन करते हैं जो अपने पढ़ा था इसको। अपन ने बनाया था ग्लोब, फर्स्ट में बनाया था ग्लोब। ग्लोब पर देशांतर रेखा खींची गई, देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण को खींच जाती है, देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण को खींच जाती है, जब अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व को खींच जाती है। कुल देशांतर रेखाएं 361 होती है, और जबकि कुल अक्षांश रेखा 381 होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को बेल्ट पेटी कटिबंध कहा जाता है। कुल अक्षांश दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर होती है। तो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। और कुल अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं। कुल देशांतर रेखाएं 361 होती हैं, जिनकी मध्य की दूरी को गौड़ कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के ग्लोब पर जाल को ग्रिड कहा जाता है। फिर अपन ने बनाया था ये रेखा भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा कहते हैं, जिसे कर्क रेखा नाम दिया गया था। जबकि दक्षिणी भाग में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है, जिसे मकर रेखा नाम दिया गया था। अपन इतना पढ़ा था। अभी अपन की राजस्थान की स्थिति ग्लोब पर कंप्लीट होती है। इसके बाद आएगा राजस्थान का नामकरण। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का नामकरण में अपन देखते हैं कि रामायण एक ग्रंथ है। क्या है? रामायण ग्रंथ के लेखक हैं वाल्मीकि। रामायण ग्रंथ के लेखक कौन है? वाल्मीकि हैं। रामायण ग्रंथ के लेखक वाल्मीकि हैं। रामायण ग्रंथ के लेखक कौन है? वाल्मीकि। इस रामायण में वाल्मीकि ने थार के मरुस्थल को वाल्मीकि ने रामायण में थार के मरुस्थल को मरुकांता नाम दिया गया था। क्या कहा है? मरुकांता। वाल्मीकि ने रामायण में थार के मरुस्थल को मरुकांता कहा है, तथा 33 सागर लवणसार कहा है, तथा 33 सागर को लवण सागर कहा। तो फर्स्ट में देखा था अपन ने वाल्मीकि। तो वाल्मीकि का ग्रंथ है रामायण। वाल्मीकि ग्रंथ का क्या नाम है? रामायण। वाल्मीकि ने रामायण में थार के मरुस्थल को मरुकांता कहा है, तथा 33 सागर को लवण सागर कहा है। किसने? रामायण में किसने? वाल्मीकि ने। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आता है अपन का राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है राजस्थान का। ये टॉपिक अपन को रटने पड़ेंगे, ये समझाने के इसमें कुछ आता नहीं है ऐसा। तो अपन को अब देखते हैं अगला। राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ
यह मुनुत नेंशिरी ख्यात है। क्या है? मुनुत नेंशिरी ख्यात है। राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है मुनुत नेंशिरी ख्यात है। मुनुत नेंशिरी ख्यात। राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? मुनुत नेंशिरी ख्यात। मुनुत नेंशिरी ख्यात, जिसमें ख्यात का अर्थ होता है बात। जिसमें ख्यात का अर्थ क्या होता है? बात। जिसमें ख्यात का अर्थ होता है बात। तो अपन ने पढ़ा था कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। रामायण में थार के मरुस्थल को मरुकांता नाम दिया गया था। तैतीस सागर को लवण सागर कहा था। दूसरा पढ़ा था अपन राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है मुनुत नेंशिरी ख्यात, जिसमें ख्यात का अर्थ होता है बात। इसके लेखक हैं मुनुत नेंशी। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मुनुत नेंशी। मुनुत नेंशी। मुनुत नेंशी को राजस्थान का अब्बुल फजल कहा जाता है। मुनुत नेंशी को राजपूताने का अब्बुल फजल कहा जाता है। मुनुत नेंशी को क्या कहा जाता है? राजपूताने का अब्बुल फजल। मुनुत नेंशी को राजपूताने का अब्बुल फजल कहा जाता है। राजपूताने का अब्बुल फजल। राजपूताने का अब्बुल फजल मुनुत नेंशी को कहा जाता है। किसने कहा था ये? मुंशी देव प्रसाद ने कहा था। किसने कहा था? मुंशी देव प्रसाद ने। मुंशी देव प्रसाद ने मुनुत नेंशी को राजपूताने का अब्बुल फजल मुंशी देव प्रसाद के द्वारा कहा गया था। मुंशी देव प्रसाद जयपुर के निवासी थे। मुंशी देव प्रकाश कहाँ के निवासी थे? जयपुर के। मुंशी देव प्रसाद जयपुर के निवासी थे। और मुनुत नेंशी जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे। मुनुत नेंशी जोधपुर के शासक जसवंत के दीवान थे। तो एक बार देखिए, वाल्मीकि ने ग्रंथ लिखा था रामायण। वाल्मीकि ग्रंथ कौन सा लिखा था? रामायण। वाल्मीकि ग्रंथ है रामायण। रामायण में थार के मरुस्थल को क्या नाम दिया गया था? मरुकांता कहा था। किसने कहा था? वाल्मीकि ने। जबकि तैतीस सागर को लवण सागर कहा गया था। किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। और फिर दूसरा पॉइंट पढ़ा था अपन ने, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है कौन सा है? मुनुत नेंशिरी ख्यात, जिसमें ख्यात का अर्थ होता है बात। मुनुत नेंशी ख्यात ग्रंथ के लेखक कौन थे? मुनुत नेंशी थे। मुनुत नेंशी जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे। मुनुत नेंशी जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे। और मुनुत नेंशी को राजपूताने का अब्बुल फजल कहा जाता है। यह कहा था मुंशी देव प्रसाद ने। मुंशी देव प्रसाद जयपुर के निवासी थे। ये अपन ने पढ़ा था। एक बार स्क्रीनशॉट दें तो आगे सकते हो। आगे चलते हैं। ठीक है। देखो दोबारा से कि रामायण लेखक कौन है? रामायण का लेखक है वाल्मीकि। वाल्मीकि ग्रंथ कौन सा लिखा था? रामायण, जिसमें पश्चिम मरुस्थल प्रदेश या थार के मरुस्थल को क्या नाम दिया गया था? पश्चिम मरुस्थल प्रदेश थार के मरुस्थल को क्या नाम दिया गया था? उसे नाम दिया गया था मरुकांता। किसके द्वारा? वाल्मीकि द्वारा। जबकि तैतीस सागर को लवण सागर कहा गया था। और फिर दूसरा पॉइंट पढ़ा था अपन ने कि राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है मुनुत नेंशिरी ख्यात। मुनुत नेंशिरी ख्यात ग्रंथ के लेखक कौन है? मुनुत नेंशी। मुनुत नेंशी जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे। और उन्हें मुनुत नेंशी को राजपूताने का अब्बुल फजल कहा जाता है। यह किसने कहा था? मुंशी देव प्रसाद ने कहा था। मुंशी देव प्रसाद जयपुर के निवासी थे। ठीक है, ये पढ़ा अपन ने। अब देखते हैं 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार
प्रथम इतिहासकार कौन? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ये है 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार था। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड था, जिसने सामंती प्रथा, जागीरदारी प्रथा व जमींदारी प्रथा पर विस्तार से लिखा है। इसने सामंती प्रथा, जागीरदारी प्रथा, सामंती प्रथा, जागीरदारी प्रथा और जमींदारी प्रथा, और क्या है? जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा पर विस्तार से उल्लेख किया है। विस्तार से लिखा है। किसने? कर्नल जेम्स टोड को। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार था कौन? कर्नल जेम्स टोड, जिसने सामंती प्रथा, जागीरदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा पर विस्तार से लिखा है। इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम जाना जाता है। किन्हें? कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। अच्छा, तो अपन ने देखा था 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार कौन था? कर्नल जेम्स टोड था, जिसने सामंती प्रथा, जागीरदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा पर विस्तार से उल्लेख किया है और इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम जाना जाता है। इनके गुरु का नाम था ज्ञानचंद्र। गुरु का नाम क्या था? ज्ञानचंद्र। कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम था ज्ञानचंद्र। इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम जाना जाता है। इन्हें सामंती प्रथा, जागीरदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा विस्तार से उल्लेख किया है। इसके बाद आता है वैदिक काल में। इसके बाद वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मावर्त कहा जाता था। वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। तो अपन आज इतना ही पढ़ेंगे। एक बार जो भी कुछ पढ़ा था उसे रिवाइज करते हैं दोबारा से। अपन ने पढ़ा था कि ग्लोब देखा था। ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं खींची थी। अक्षांश व देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण को जो रेखा की जाती है उन्हें अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा कहा जाता है, जिन्हें 82.5 डिग्री रेखा कहा जाता है। और उसके बाद दो देशांतर रेखाओं के मध्य के भाग को गौर कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य के भाग को गौर कहा जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को कटिबंध, बेल्ट, पेटी कहा जाता है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। फिर पढ़ा था अपन ने विश्व में ग्लोब पर राजस्थान कहाँ स्थित था? उत्तर पूर्व में था, जबकि एशिया महाद्वीप में राजस्थान दक्षिण पश्चिम में था, जबकि भारत में राजस्थान उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में स्थित था। ये अपन ने देखा था। उसके बाद देखा था कि कुल अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं, कुल देशांतर रेखाएं 361 होती हैं, लेकिन अपन दिखाई देती हैं 360। अच्छा, फिर पढ़ा था अपन ने कि राजस्थान के नामकरण के बारे में। तो राजस्थान नामकरण पढ़ा था अपन ने वाल्मीकि लेखक थे किसके? रामायण के। रामायण में थार के मरुस्थल को मरुकांता नाम दिया गया था, जबकि 33 सागर को लम्बसागर नाम दिया गया था। किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा। उसके बाद पढ़ा था अपन ने कि राजस्थान का प्रथम इतिहासकार कौन था? राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ था मुनुत निंचिर ख्यात। मुनुत निंचिर ख्यात का अर्थ होता है बात। मुनुत निंचिर ख्यात ग्रंथ के लेखक कौन थे? वो थे मुंशी मुनुत निंची थे। मुनुत निंची जोधपुर के निवासी जसवंत सिंह के दीवान थे और मुनुत निंची को राजपूताने का अब्बुल फजल कहा जाता है। यह कहा था मुंशी देव प्रसाद ने। मुंशी देव प्रसाद जयपुर के निवासी थे। उसके बाद पढ़ा था अपन ने 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड था, जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है और इन्होंने सामंती प्रथा, जागीरदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा पर विस्तार से उल्लेख किया है। इन्हें गुरु का नाम था ज्ञानचंद्र। इसके बाद पढ़ा था कि वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। ये आज की क्लास में पढ़ा था। अगली क्लास अपन की कल आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।